दोस्तों, आज की कहानी है जवान बेटी को घर में कैदी बनाकर रखने वाला पिता। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी सहेली के विवाह समारोह में भाग लेने के बाद दीप्ति आलोक जी के साथ रात को 11 बजे वापस लौटी। जिस घर में वह पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी, उसके गेट के सामने अपने माता पिता को खड़े देखकर वह जोर से चौंक पड़ी, क्योंकि वे दोनों बिना किसी पूर्व सूचना के कानपुर से दिल्ली आए थे। मम्मी पापा, आप दोनों ने आने की खबर क्यों नहीं दी? कार से उतरकर बहुत खुश नजर आ रही दीप्ति अपनी माँ गायत्री के गले लग गई। हमने सोचा इस बार अचानक पहुंचकर देखा जाए कि यहाँ तुम अकेले किस हाल में रह रही हो। अपने पिता उमाकांत की आवाज में नाराजगी और रूखेपन के भावों को पढ़ दीप्ति मन ही मन बेचैन हो उठी। मैं बहुत मजे में हूँ पापा, उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए दीप्ति उमाकांत के भी गले लग गई। आलोक जी इन दोनों से पहली बार मिल रहे थे। उन्होंने कार से बाहर आकर अपना परिचय खुद ही दिया। रात के 11 बजे कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? उनसे इस सवाल को पूछते हुए रमाकांत ने अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट सजा ली। दीप्ति की पक्की सहेली अंजू की आज शादी थी। वह इसके ऑफिस में काम करती है। यह परेशान थी कि शादी से घर अकेली कैसे लौटेगी। मैंने इसकी परेशानी देखकर साथ चलने की जिम्मेदारी ले ली। अकेले लौटने का डर मन से दूर होते ही शादी में शामिल होने की इस खुशी की खुशी बढ़ गई। मुझे अच्छा लगा, आलोक जी सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अकेली लड़की के लिए रात को इतनी ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता। बेटी, दीप्ति को सलाह देते हुए उमाकांत की आवाज में कुछ सख्ती के भाव उभरे। दीप्ति के कुछ बोलने से पहले आलोक जी ने कहा, उमाकांत जी, देर रात के समय दीप्ति को मैं कहीं अकेले आने जाने नहीं देता हूँ। इस मामले में आप दोनों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ पापा को जवान बेटी की चिंता होती ही है। आजकल किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। जनाब, अब मुझे इजाज़त दीजिए, गुड नाइट। कुछ रूखे से अंदाज में अपने मन की चिंता व्यक्त करने के बाद उमाकांत मुड़े और गेट की तरफ चलने को तैयार हो गए। उमाकांत जी, कल इतवार को आप डिनर हमारे घर कर रहे हैं। मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आलोक जी ने दोस्ताना अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने घर आने को निमंत्रण दिया। ओके, बिना मुस्कुराए उन्होंने आलोक जी का निमंत्रण स्वीकार किया। दीप्ति ने असहज भाव से मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली। गुड नाइट सर, मैं सुबह ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू एड, गुड नाइट। आलोक जी ने उनसे हाथ मिलाने के बाद गायत्री को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कार में बैठ गए। उन्होंने अपने घर पहुंचने में 5 मिनट लगे। अपनी पत्नी उषा की नज़रों से वे अपने मन की बेचैनी छिपा नहीं पाए थे। उषा की सांवलिया नज़रों से जनाब में उन्होंने कहा, दीप्ति के माता पिता कानपुर से आए हैं। दीप्ति का मेरे साथ इतनी देर से वापस लौटना अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि वे दोनों इस कारण तरह तरह के सवाल पूछ रखकर उसे जरूर परेशान करेंगे। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। उषा ने अपनी राय जाहिर की। उसके पिता मुझे तेज गुस्से वाले इंसान लगे हैं। मुझे उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ और देर उनके साथ रुकना चाहिए। हम कल उन्हें घर बुला लेते हैं। मैंने दोनों को कल रात डिनर के लिए बुला लिया है। गुड, तुम सुबह अनीता और राकेश को भी कल डिनर यहीं करने के लिए फ़ोन कर देना। ओके। कुछ देर बाद अमेरिका में रह रहे अपने बेटे अमित और बहू वंदना से बात करके उनका मूड कुछ सही हुआ। वे दोनों अगले महीने घर आ रहे हैं। यह खबर सुन वे खुशी से झूम उठे थे। कमर दर्द से परेशान उषा नींद की गोली लेने के बाद जल्दी सो गई थी। आलोक जी दीप्ति की फिक्र करते हुए कुछ देर तक करवटें बदलते रहे थे। सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले दीप्ति अपनी माँ गायत्री के साथ उनके घर पहुँच गई। आलोक जी को इस कारण उसके साथ अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला।
वैसे उन्हें माँ बेटी सहज नजर आ रही थी। इस बात से उन्होंने अंदाजा लगाया कि बीती रात दीप्ति के साथ उसके माता पिता से उसे डांटने समझाने का काम जरूर किया होगा। उन तीनों को फिजियोथेरेपिस्ट के साथ यहाँ से वापस लौटने में 1.5 घंटा लगा। तब तक आलोक जी ने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था, लेकिन गायत्री ने सिर्फ चाय पी और अपने पति के पास जल्दी वापस लौटने के लिए दीप्ति से बार बार आग्रह करने लगी। वह अपनी माँ के साथ जाने को उठ खड़ी हो तो जरूर हो गई, पर उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे गायत्री का यूं शोर मचाना अच्छा नहीं लगा था। पिछली रात वह 2 बजे सो चुकी थी। उसके माता पिता ने कल उसे डांटते हुए कहा था, अपनी दौलत और मीठे व्यवहार के बल पर यहाँ लोग तुम्हें गुमराह कर रहा है। बड़ी उम्र के ऐसे चालाक पुरुष को जवान लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के किस्से किसने नहीं सुने हैं। तुम्हें इस इंसान से फौरन सारे संबंध तोड़ने होंगे, नहीं तो हम बोरिया बिस्तर बंधवा कर तुम्हें वापस कानपुर ले जाएंगे। उमाकांत ने उसे साफ साफ धमकी दे दी थी। दीप्ति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब धीरे धीरे उसका गुस्सा भी बढ़ता गया था। बिना सबूत और बिना मुझसे कुछ पूछे आप दोनों मुझे कैसे चरित्रहीन समझ सकते हैं। दीप्ति जब अचानक गुस्से से फट पड़ी, तब कहीं जाकर उसके माता पिता ने अपना सुर बदला था। चल, मान लिया कि तू भी ठीक है और यह आलोक जी भी अच्छे इंसान हैं, पर दुनिया वालों की जबान तो कई नहीं पकड़ सकता है। बेटी, हमारा समाज ऐसे बेमेल रिश्तों को न समझता है न स्वीकार करता है। तुझे अपनी बेकार की बदनामी से बचना चाहिए। उसे यूँ समझाते हुए जब गायत्री एकाएक रो पड़ी, तो दीप्ति ने उन दोनों को किसी तरह की सफाई देना बंद कर दिया था। कल आप दोनों आलोक सर और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें समझने की कोशिश तो करो। अगर बाद में भी आप दोनों के दिलों में उनके प्रति भरोसा नहीं बना, तो आप जैसे कहेंगे कि मैं वैसा ही करूँगी। यह आखिरी बात कहकर दीप्ति ने उन्हें गेस्ट रूम में सोने भेज दिया। सुबह जागने के बाद दीप्ति की अपने माता पिता से ज़्यादा बातें नहीं हुई। बस दोनों पार्टियों के बीच तनाव भरी खामोशी लंबी खींची थी। वह तीनों रात को 8 बजे के करीब आलोक जी के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ उनका परिचय रितु और शिखा नाम की 2 लड़कियों से भी कराया। ये दोनों पहली मंजिल पर रहने वाली हमारी किराएदार हैं। आज उनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना ही आप दोनों को खाने को मिलेगा। उषा ने रितु और शिखा के हाथ प्यार से थामकर उनकी तारीफ की। रितु को नई जॉब मिल गई। वह अगले महीने मुंबई जा रही थी। तब दीप्ति ने यही मेरे साथ शिफ्ट होने का प्लान बनाया है। यह सूचना देकर शिखा ने दीप्ति को गले से लगा लिया था। इस खबर को सुनने के बाद उमाकांत की आंखों में पैदा हुई चिढ़ और नाराजगी के भाव को आलोक जी ने साफ पढ़ा। उमाकांत के मन की टेंशन कम करने के लिए उन्होंने सहज भाव से कहा, यह शिखा सोते हुए खर्राटे लेती है। शायद दीप्ति उसके साथ रूम शेयर न करना चाहे। आलोक सर, मेरा सीक्रेट आप सबको क्यों बता रहे हैं? शिखा ने नाराज होने का अभिनय करते हुए जब किसी छोटे बच्चे की तरह जमीन पर पांव पटके, तो उमाकांत को छोड़कर सभी जोर से हंस पड़े थे। उमाकांत ने शुष्क स्वर में शिखा को बताया, तुम्हें नई रूममेट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि दीप्ति तो बहुत जल्दी वापस कानपुर जा रही है। अरे, कानपुर जाने का फैसला तुमने कब किया दीप्ति? शिखा ने हैरान होकर दीप्ति से सवाल किया। पापा के इस फैसले की मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, दीप्ति ने थके से स्वर में उसे बताया और उषा जी का हाथ पकड़कर रसोई की तरफ चल पड़ी। अंकल, आप दीप्ति को कानपुर क्यों ले जा रहे हैं? क्या वहाँ उसे यहाँ ऐसी अच्छी जॉब मिलेगी? उमाकांत के बगल में सोफे पर बैठती हुई शिखा ने सवाल पूछा। वह घर से दूर रहती है, इसलिए उसका कहीं रिश्ता पक्का करने में हमें दिक्कत आ रही है। वह जॉब करेगी या नहीं,
यह फैसला अब उनकी भावी ससुराल वाले करेंगे। उमाकांत अभी भी नाराज नजर आ रहे थे। यह क्या बात हुई? अंकल, दीप्ति को तो बड़ी जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। शादी करने के लिए उसकी इतनी अच्छी जॉब छुड़ाना गलत होगा। शिखा को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। अंकल, दीप्ति ने बहुत मेहनत करके खुद को काबिल बनाया है। वह शादी होने के बाद जॉब करे या ना करे, यह फैसला उसी का होना चाहिए। आपको उसका रिश्ता उस घर में पक्का करना ही नहीं चाहिए जो जबरदस्ती उसे घर बिठाने की बात करे। उमाकांत के सामने बैठती हुई रितु ने जोशीले अंदाज में अपनी राय व्यक्त की। बहुत जल्दी ही उमाकांत ने खुद को दोनों लड़कियों के साथ बहस में उलझा हुआ पाया। दुनिया की उच्च नीच समझाते हुए वे लड़कियों के लिए करियर से ज़्यादा शादी को महत्वपूर्ण बता रहे थे।